हम उतनी जोश से हमने उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते हम तीनों बेहोश हो गए। हमें पता नहीं चला कि हम कब और किस वक्त बेहोश हुए, लेकिन जब हम होश में आए तो वो कैंडल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और जो साइंस थी वो मिट चुकी थी। कैंडल ख़त्म होना समझ में आती है कि शायद हम लंबा सो गए 6-7 घंटे, कैंडल ख़त्म हो गई, या कैंडल के पास कोई इतनी ऐसी कोई एनर्जी आई जिसने उसको फ़ौरन ही पिघला दिया। साइंस कहाँ गई जो हमने ड्रॉ की थी? तो साइंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब एक चीज़ तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमने ये काम कर लिया है, लेकिन इसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर, हमें ये पता नहीं था। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर। चलो जी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी। और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हम ये लाइव भी कर चुके हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, स्टोरी एक शेयर की है मेरे साथ किसी ने, और वो मोहतरमा बताती हैं कि हम 3 दोस्तों ने ज़िंदगी का एक सबसे ख़तरनाक गेम प्ले किया और उसमें उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। बचपना कह लें या उसे आप हमारी नादानी कह लें या जवानी का जोश कह लें, लेकिन उस एक चीज़ ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। बताती हैं कि डॉक्टर काशिफ, हमारे हाथ, हमारी एक फ्रेंड थी, उसके घर में जिस तरह स्टोर रूम होते हैं वहाँ पे पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वहाँ पर कुछ किताबें थी बहुत पुरानी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा यार ये किताबें निकालते हैं और हम इनको शेल्फ करते हैं, कहीं पे प्रॉपर जगह बना के रखते हैं। मेरी भी बुक्स हैं तो एक लाइब्रेरी बन जाएगी और वो वहाँ पे हम उसको सेट कर लेंगे। तो हम उस स्टोर रूम में हमने वो सारे किताबें निकाली। तो एक किताब ऐसी थी जिसके जिल्द फटा हुआ था और काफ़ी पुरानी किताब लग रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने जो है वो किताब उठाई, उसने मेरी तरफ बढ़ाई और मुझे कहा कि यार ये किताब देख, तुझे कुछ वियर्ड सा नहीं लग रहा है इसमें? तो कहने लगी कि मैंने तो जैसे ही बुक उठाई तो मेरा जिस्म मुझे भारी सा लगने लगा। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा यार हाँ, मैं इस बुक को, या तो तुम्हारे नफ्सियाती असर होता है, तुमने बोल दिया और मेरा सर जो है भारी हो गया। तो मैंने अपनी एक और फ्रेंड को दे दी जो वहाँ पे मौजूद थी, उसको दे दी। उसने बुक उठाई तो उसके बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन हुई। उसने बोला भाई मैं इस बुक को हाथ नहीं लगा सकती। बोला हम फ्रेंड्स बैठी हैं आपस में। हमने उस बुक को खोला तो उस बुक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। बुक पूरी खाली थी, लेकिन उस खाली बुक के बीच में एक कागज़ पड़ा हुआ था। उस कागज़ में कुछ साइंस बने हुए थे और उस कागज़ के पीछे लिखा हुआ था कि इस साइंस पर इस तरीके से करने से आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं। ओके। तो अब हमें एक क्लू मिल गया कि जी ये तो इस तरह की चीज़ है, और हमें बड़ा मज़ा आया उस चीज़ में कि यार चलो इसको ट्राई करते हैं। और तो मेरी एक फ्रेंड जिसका घर था उसने बोला नहीं नहीं पागल नहीं बनो यार, इसको यहाँ पे ट्राई नहीं करते, ये नुकसानदेह भी हो सकता है। बोलती, मैंने बोला कि पूरी बुक खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ, एक कागज़ पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने रखा है, ट्राई करने में क्या है, ट्राई कर लेती हैं। तो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया कि इसको हम किसी और के घर में ट्राई करेंगे, जैसे उस घर में नहीं, किसी और के घर में, जैसे मेरे घर में या किसी और के घर में, इस तरह से ट्राई करेंगे। तो डिसाइड हुआ कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स अक्सर जब चले जाते हैं तो घर में मेरा भाई होता है, मैं होती हूँ, तो उस दिन हम इसको करेंगे। तो हम उस दिन का इंतज़ार करने लगे। जनाब वो दिन करीब आ गया और वो दिन फिर आ गया। तो उस दिन हमने क्या किया कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि यार आ जाओ और हम आज ये काम करते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स आ गई। हम टोटल 3 फ्रेंड्स थी उस वक्त।
हमने अपने कमरे में उसके लड़की के, जो मुझे किस्सा बता रही, हमने अपने कमरे में वो जो साइंस बनी हुई थी ज़मीन पर, वो साइंस बनाई। हमें पता नहीं था कि वो साइंस उस बुक में किस तरह से, किस चीज़ से बनानी थी। जितना मुझे आइडिया हुआ, हमने वाइट चॉक लिया था और वाइट चॉक से हमने वो साइंस बनाई, लाइन ड्रॉ की, और फिर हम वहाँ पर बैठ गए। और कुछ अजीबोगरीब किस्म के उस पर अल्फाज लिखे थे, जो लिखे हुए तो उर्दू में थे, लेकिन उसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि है क्या। लेकिन उसमें तादाद लिखी हुई थी कि हमें कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम तीनों ने बैठ के उसको लाइट ऑफ की, कैंडल जलाई, साइंस बनाई, और एक एक साइन पर हम बैठ के और हमने वो स्टार्ट कर दिया पढ़ना। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने एक जस्ट गेम की तरह स्टार्ट किया था कि हम एक खेल खेल रहे हैं। हमें आइडिया नहीं हुआ कि इस गेम में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं होने क्या वाला है। तो जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो हम उसको पढ़ते पढ़ते इतना उस पढ़ाई में मगन हो गए, 6-7 लफ्ज़ ऐसे थे, मगन हो गए कि हमें आइडिया नहीं हुआ कि हम कर क्या रहे हैं। और हमारे कानों में, हमारी आंखें बंद थी, हमारे कानों में आवाज़ें गूंज रही थी जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं हमारे साथ। और हमें बड़ा मज़ा आने लगा कि यार कोई हमें गाइड कर रहा है। एक होता है ना, एक प्राउडी फील होता है कि मेरे अंदर बड़ी पावर आ रही है। बोला हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ रही थी, एक पावर आ रही थी इसको पढ़ने से, और एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। जब हमारे पीछे वो आवाज़ें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी चीज़ को लीड कर रही हैं और हमारे पीछे कोई है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। हम उतनी जोश से हमने उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते हम तीनों बेहोश हो गए। हमें पता नहीं चला कि हम कब और किस वक्त बेहोश हुए। लेकिन जब हम होश में आए तो वो कैंडल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और जो साइंस थी वो मिट चुकी थी। कैंडल ख़त्म होना समझ में आती है कि शायद हम लंबा सो गए 6-7 घंटे, कैंडल ख़त्म हो गई, या कैंडल के पास कोई इतनी ऐसी कोई एनर्जी आई जिसने उसको फ़ौरन ही पिघला दिया। साइंस कहाँ गई जो हमने ड्रॉ की थी? तो साइंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब एक चीज़ तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमने ये काम कर लिया है, लेकिन इसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे ऊपर, हमें ये पता नहीं था। मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा, वो लड़की बताती है कि जब हम होश में आए तो हमने एक दूसरे को बोला कि यार ये मतलब क्या हुआ? कुछ बोला, ये कुछ नहीं हुआ, हमें लगता है कि ये पढ़ते पढ़ते हम कोई, जाहिर सी बात है कोई चीज़ तो होगी, हम बेहोश हो गए, तो हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब ये कह के नॉर्मली हम अपने अपने घरों को लौट गए। मैं अपने घर थी, मेरी दोस्त दो थी, वो चली गई। रात गुजर गई। दूसरी रात को मुझे एक फ्रेंड ने कॉल की, कहने लगी कि यार तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे आइडिया था कि उसने क्या ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो वो ज़रूरी बात करने वाली है उसी सारे मामलात से मैं गुज़र चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या ज़रूरी बात। तो कहने लगी रात को जब मैं सोई हूँ अपने रूम में, तो प्रॉपर जिस तरह से बंदा सोता है उस तरह से सोई हूँ, लेकिन जब मैं नींद से उठी हूँ तो मैं नेकेड थी, मुझे कपड़े पहने हुए नहीं थे। तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मेरे साथ भी यही वाक़या पेश आया कि मैं जब सुबह उठी तो मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे। अब हम दोनों ने एक दूसरे से ये बात शेयर की और कहा कि अब हम, जो हमारी तीसरी फ्रेंड थी, उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उसने खुद से कुछ बताया तो मतलब कोई ना कोई मसला है। ये चुप हो गई। इनकी तीसरी फ्रेंड ने इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की, नहीं बताया क्या हुआ क्या। उन्होंने उससे किसी किस्म का कोई भी डिस्कस नहीं किया कि हमारे साथ ये हुआ है। उनके दिमाग में ये था कि शायद इसके साथ नहीं हुआ हो तो ऐसा ना हो कि इसके दिमाग पे कोई असर पड़े, तो हम इसे डिस्कस नहीं करते। लेकिन उस तीसरी बंदी की तबीयत में हमने एक अजीबो गरीब
चेंजिंग देखी। हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। तो हमारे बहुत बहुत फोर्स करने पड़े। जब हमने उससे पूछा कि यार बताओ, तुम परेशान हो, कुछ हुआ है, तो उस पर जब हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो बताने लगी कि रात को मैं सोते सोते मुझे ऐसा फील हुआ मुझे कोई फोर्स कर रहा है कपड़े उतारने पर, और मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और मेरे साथ आके एक बंदा जो मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, वो नमूदार हुआ है कहीं से, और वो आके मेरे साथ फिज़िकल हुआ है। और वो कैफियत सारी रात मेरे साथ रही है। मैं उसके हाथ जोड़ती रही, पाँव पड़ती रही, लेकिन ना वो मेरी कोई बात समझ रहा था, ना ही मेरी कोई बात सुन रहा था। मैं कंटिन्यू रोती जा रही थी, लेकिन उसने अपना काम किया और वो गायब हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो इनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने बोला यार शुक्र है हमारे साथ इतना नहीं हुआ जितना इसके साथ हुआ है, लेकिन इन दोनों के साथ भी वो हो चुका था। इन्होंने एक दूसरे को ये बात नहीं बताई। कहने लगी हमारे साथ तो डॉक्टर काशिफ हुआ था। जब उसने ये बात खोली तो उसके बाद मैंने भी पूरी बात बताई उस फ्रेंड को, और उसने भी पूरी बात बताई। अब हम परेशान कि अब हम इसका तोड़ किस तरह से करें, और ये अगर हम बताएं किसी को तो कैसे बताएं। हमने वही बुक उठाई और उसी बुक को खंगालने लगे कि कहीं पे कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन वो बुक तो खाली थी, सारी पूरी ब्लैंक थी। उस पर हमें कुछ समझ में नहीं आया था कि उस पर क्या करना है। बहरहाल हम बहुत परेशान हुए और ये सिलसिला हमारे साथ कोई 2 हफ्ते रहा कंटिन्यू। आखिर में बेजार हो गए। हमने तीनों फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम किसी आमिल शामिल से बात करते हैं। तो हम अभी सोच रहे थे, तो मेरी जो फ्रेंड थी जिसके घर से ये बुक्स मिली थी, उसने कहा कि यार हम अपने बुक्स दोबारा चेक करते हैं, हो सकता है कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो हमने वो दोबारा वो बुक उठाई जो खाली थी। इत्तेफाक से मेरी फ्रेंड वो कुछ खा के हाथ धो के आई थी, तो उसके हाथ गीले थे। वो उस पेपर पर लगे तो उस पेपर पे एक नक्श बन गया, एक चीज़ बन गई जिसमें लिखा हुआ था कि जो चीज़ इस तरह से आती है वो इस तरह से जलती भी है। तो फिर हमने दोबारा एक रात को वो सारा प्रोसेस किया जो लिखा हुआ था। उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, हमारे साथ नहीं हुई। लेकिन हुआ ये कि हमें एक बहुत गंदी आदत पड़ गई हम तीनों को, कि हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो गई, सेल्फ उसमें। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कंट्रोल किया और वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। मतलब फिर ये स्टोरी उनको जवाब भी उसी किताब से मिला? उसी किताब से। फिर इन्होंने क्या उसने बताया कि उसने पूरी किताब को फिर वो मतलब जैसे घिरे हाथ नहीं, लगे? उन्होंने फिर उसको टच ही नहीं किया। अच्छा, तो मतलब उस ही सेम इल्म को उसने वापस से रिपीट किया? सेम इल्म को नहीं, कुछ और लिखा हुआ इनको मिला। जैसे हाथ गीले, जब मदद आनी होती तो किसी भी तरीके से आती, तो गीले हाथ लगे तो उस पर एक चीज़ लिख कर आ गई। उस चीज़ में इस चीज़ का तोड़ लिखा हुआ था। ओके। उन्होंने वो दोबारा रिचुअल किया और फिर उसके बाद जान छूटी। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं शकील, हाँ, जिसकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब। उसने अभी किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ है, तो उसके बावजूद भी उसकी तबीयत संभल के नहीं बैठ रही है ना। तो अक्सर वो एक किताब की बात करता है, कहता है कि वो किताब मेरे बाबा की है, मेरे दादा की है, वो बहुत पुरानी किताब है हमारे ख़ानदान में, और उसमें लैंग्वेज भी ऐसी लिखी हुई है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। शायद फ़ारसी है, उर्दू है, और ये 2-4 लैंग्वेजेस, पुरानी लैंग्वेजेस, एंशिएंट लैंग्वेजेस जो हैं वो उसमें मिक्स हैं। और वो कहता है कि ये जो किताब है इसमें हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, और ये है वो मैं दिखाऊंगा कभी, लेकिन आज तक उसने कभी वो किताब में दिखाई नहीं है। लेकिन है वो भी कोई एंटीक किस्म की किताब। तो ऑफ कोर्स इस तरह की जो पुरानी किताबें होती हैं, मैं पर्सनली जो समझता हूँ चीज़ें वो ये कि जब हमारे पास किसी चीज़ का इल्म नहीं होता
और हम बग़ैर उस्ताद के उसको करते हैं तो उसको नुकसान। करते हैं तो उसका नुकसान होता है हमें। तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी सबको ये कहूँगा कि बेउस्तादी ना करें। क्या कहता है? ठीक है। ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी भी है तो उसके लिए आपने कुछ भी हो, एक मतलब आपने कोई टीचर हाथ करना है जो उस चीज़ उस इल्म में महारत रखता हो, तो उसके बाद आप उस चीज़ को करें तो ज़्यादा बेहतर। उसकी ट्रेनिंग के बाद उससे, जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर से लेक्चर लेते हो और उसके बाद फिर आप उस पर मतलब काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, फिर आपको समझ भी आएगी चीज़। बाकी बग़ैर किसी टीचर के अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, क्लियर नहीं करती हैं कॉन्सेप्ट को। तो डॉक्टर साहब की स्टोरी बहुत आला थी। मेरे ख्याल से शायद वो कोई शैतानी किताब ही होगी। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा। और जिससे काम और ख़राब हो रहा। तो अक्सर जिस तरह हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो फरमाइशें करते हैं कि एक लाइव सेशन हो जाए या एक जिन भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, रात में एक मिलाद पे गया था, एक दावत थी, तो वहाँ मैं बैठा था मिलाद में, तो मुझे ना एक कान में आवाज़ आई कि क्या तुझे वो महफ़िल याद नहीं है जिसमें मैंने तुझे आके अपनी बात बताई थी। जब ये बात मेरे कानों में गूंजी तो मैं एक फ्लैशबैक में चला गया। मैंने ज़्यादा तौर पर, मैं लाइव में भी ये बताया कि मैं लोगों से मिलना कम कर दिया है। मुझे ना बड़ी बड़ी महफ़िलें, मुझे पार्टीज़, मुझे शादी मुरादी, दोस्तों की गैदरिंग्स में कहाँ आता हूँ, तुम्हें पता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कम कर दी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी हैं। मुझे याद आता है कि एक बहुत बड़ी महफ़िल थी जो उसने मुझे याद दिलाया, तो मैं आज वो किस्सा बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी महफ़िल थी, उसमें साहिब दीन भी थे, उसमें साहिब अक़ल भी थे, पैसे वाले भी थे, अल्लाह के बहुत चाहने वाले भी थे। बात अल्लाह के चाहने वालों की नहीं होती, बात यहाँ पर होती है जब आप अल्लाह को चाहते हो तो पहले अल्लाह के बंदों को तो चाहो। और दीनदार लोग थे, बहुत बड़े बड़े दीनदार लोग थे। तो वहाँ एक महफ़िल चल रही थी, मैं वहाँ बैठा था। मेरी नज़र बाहर कंटिन्यू एक बच्चे पर पड़ रही थी। सर्दी थी बहुत, बच्चे के पाँव नंगे थे और एक ठठरती सर्दी में बच्चा एक ठंडे फर्श पर सिर्फ शलवार कमीज में बैठा था। अब जब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ तो मैं बहुत सेंसिटिव किस्म का बंदा हूँ इन मामलों में। मैं उठ के उस बच्चे के पास चला गया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई तू सर्दी में इधर बैठा हुआ है, खैर तो है तेरा घर? और जिस तरह से भिखारी बच्चे होते हैं, लेकिन उधर भिखारी बच्चे इस तरह से कोई थे नहीं। तो कहने लगा कि हाँ मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, खाना खुल जाए मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो बच्चा हंस पड़ा कि लगा ये खाना खिलाएंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा क्यों खाना नहीं खिलाएंगे? बोला चलो मैं इंतज़ार करता हूँ, जब ये खाना चलाए ना तो मुझे बुलाना, देखता हूँ ये खाना खिलाते नहीं खिलाते। अच्छा ठीक है। खैर मैं उस बच्चे को देखता रहा, वो एक जगह पे बैठा रहा सर्दी में। ये सारी महफ़िल ख़त्म हुई तो खाना स्टार्ट हुआ। मैंने खाना उठाया, क्योंकि मेरा खाना था वो, तो जो मेरी प्लेट का था मैं ले गया और जाके बाहर उस बच्चे को दे दिया। तो मुझे कहने लगा कि तुम मेरे लिए खाना क्यों लाए हो? तुमने कहा था कि ये मुझे खाना खिलाएंगे, तो मैं ये खाना तो नहीं खाऊंगा। जब तक मुझे ये खाना नहीं खिलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अब मैं इसको, अच्छा वो लोग उस जिस महफ़िल में था, कल नहीं जो मैं पहले का किस्सा बता रहा हूँ, वो हर साल इस तरह की महफ़िलें करते थे, एक उनका रूटीन बना हुआ था। तो मुझे उसने कहा ये खिलाएंगे, मुझे इनसे कहो ये खाना खिलाएं। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार तुझे खाने से मतलब है, मैं तुझे खाना ला के दिया है तुम खाओ। बोला नहीं ये खिलाएंगे। अब जिसका वहाँ पे वो महफ़िल थी, एहतमाम किया हुआ था जिसने, मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार वो बाहर एक बच्चा बैठा हुआ है, फ़कीर है, गरीब है,
वो दीनदार आदमी है, उसको ना खाना दे दो। उसने बोला अरे यार डॉक्टर साहब यहाँ तो फ़कीर घूमते रहते हैं, कितनों को देंगे, पहले यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनको दिला दे देंगे, उनको भी दे देंगे। मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं फिर उस बच्चे के पास गया, इधर उधर टहलता। मैंने कहा भाई खाना मिल जाएगा तुम्हें, तुम जब तक ये खा लो, फिर वो मिले ना तो तुम घर लेके जाना। तो वो बच्चा फिर हंस पड़ा, बोला नहीं, उससे बोलो कि मुझे खाना ला के दे। मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा भाई मैं तेरे अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चा है, सर्दी में बैठा हुआ है, और पहले उसको दे देते हैं, खाना हमारा चल रहा है। कहने लगा यार डॉक्टर बड़ा ज़िद्दी है। मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे 100 बेकारी आते हैं इधर और सबको मिल जाता है, लेकिन अभी इनको सर्दी गर्मी का क्या, ये उनको पता है, तो वो ऐसे मौसम में हिले हुए नहीं ये सारे, इनको आदत है, तो मैं इसको ज़्यादा दे दूंगा, ये घर भी ले जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे के पास जाऊँ। मैं बाहर, मैं एक कोना पकड़ के बैठ गया। अब वो बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी नज़र उस बच्चे पे। खैर लोगों ने खाना वाना खा लिया, वो बच्चे ने खाना नहीं खाया, उधर बैठा रहा। सब खा के लोग जाने लगे, तो मैंने जाके उस बंदे से जिसका ये किया था प्रोग्राम, उसके पास गया। मैंने कहा यार अब हो गया, अब खाना दे दो भाई, वो बच्चा बैठा हुआ है, भूखा है। तो कहने लगा अच्छा हाँ काशिफ भाई मैं देता हूँ डॉक्टर साहब। उसने थैलियाँ 2-3 बनाई और मेरे हाथ में आके थमा दी। मैंने कहा भाई वो कह रहा है मैं नहीं लूँगा, आप दो उसे जाके। बोला यार कमाल करते हो, आप दो मैं दूँ, उसको खाने से मतलब है तो खाना ले जाए। बोला नहीं, वो कह रहा है कि जिसका है प्रोग्राम वो आके मुझे खाना दे। बोला अच्छा चलो मेरे साथ, मैं ही दे देता हूँ भाई। वो आया मेरे साथ। तो जब मैं खड़ा हुआ उस बच्चे के पास, तो मैंने कहा हाँ भाई ये लो खाना आ गया तुम्हारा, बस यही लेके आए। तो जिसके हाथ में खाना था वो मेरी शक्ल देखे, और फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ उधर देखे, वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब वो कह रहा है डॉक्टर साहब खैर तो है, मतलब किससे बातें कर रहे हो। मैंने कहा ये बच्चा बैठा हुआ है यार, ये खाना मांग रहा है ना, तुम उसे खाना दे दो, बस जाओ बेटा तुम खाना लेके जाओ चलो, और सर्दी हो गई है सीधा घर जाना। उसने मुझे बोला डॉक्टर साहब नींद आ रही है, कोई नहीं है, ये कह के ये चला गया। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा भाई तुझे जब ऐसा ही मसला था तो मेरी बेइज्जती क्यों करवाई। मतलब कहता होता है ना कि वो बंदा मुझे पागल समझेगा अब कि डॉक्टर पागल है, कब से मुझे कह रहा है, और कहने लगा डॉक्टर तुम पागल नहीं हो, इससे पूछना पिछले साल मैं इसी जगह पे आके बैठा था खाने के लिए, मैं भूखा था, सख्त सर्दी थी, मैं खाने के इंतज़ार में यहीं पे मर गया भूख में। फिर मुझे इन्होंने उठा के ईदी पे दिया, फिर वहीं से मेरी सारी रसूमात हुई। तो इससे पूछो कि मुझे खाना ये कैसे देगा, ये जो करवा रहा है क्या मैं इसे माफ़ कर दूंगा। इसकी गलत फहमी है। अब जब उसने बच्चे ने ये बात बोली मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं भागता हुआ उसके पास, मैंने कहा तू रुक इधर, तू जाना नहीं, तू इधर रुक। मैं भागता हुआ उस बंदे के पास गया, मैंने उसे बताया, वो बंदे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो तुझे कैसे पता। मैंने कहा ऐसा हुआ था। बोला हाँ। मैंने कहा ये वही बच्चा है वहाँ बैठा हुआ है, चल के माफ़ी मांग। ये भी रो पड़ा, चला जाके उसके पास, तो वो बच्चा बैठा रहा, इसने रो के माफ़ी मांगी उससे। उसने बोला ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया है। जो सराउंडिंग में सारे लोग होंगे बोलेंगे दोनों पागल हो गए, अकेले में रो रहे हैं। तो उसने फिर उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला गया। ये अजीब बात नहीं होगी कि मतलब ये दोनों बैठे हुए एक चीज़ से माफ़ी मांग रहे हैं, मैं माफ़ कर दो, और रो रहे हो। और खैर अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं। हाँ दावतों में पहले यार मेहमान बैठे हैं उनको फारिग कर रहे हैं, फिर फ़कीर को दे देंगे। पहले फ़कीर का हक है, पहले गरीब का हक है। आप लाख दावतें कर लो, आप जहाँ 100 बंदों का खाना बना रहे हो ना, वहाँ 10 बंदों का खाना आपने एक्स्ट्रा बना लिया, कि आपको मारेगा। वो 100 बंदों में 10 लोगों का खाना वो वैसे ही एक्स्ट्रा बनाते हैं। अब बना के उसको अलग कर दो, पहले गरीबों को दे दो, जान छुड़ाओ या चलो ये तुम लोग जाके खाओ। मतलब हम लोगों ने पता नहीं कितने गरीबों को इस तरीके से मार दिया। हाँ अल्लाह माफ़ करेगा। तो खैर जी
कैसी लगी आपको हमारी आज की दोनों स्टोरीज? अच्छी थी। और ऊपर से जो आपकी सोने पे सुहागा जो स्टोरी आ जाती है ना, वो तो क्या ही बात है, क्या ही बात। क्या हो गया, खुश हो रहा है या दुख में? दुख में। अच्छा, आप लोगों के साथ भी अगर इस तरह के कोई किस्से हुए हों तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें अपनी स्टोरीज़ भेजें। लेकिन यार देखो, स्टोरी आज भी एक ईमेल आई थी, वो मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, तो वो भी स्टोरीज हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यस, कमेंट्स दबा के करें। तो हम, अगर आप लोग खुद एज अ व्लॉगर, एज अ यूट्यूबर काम करें तो हम आपके चैनल्स को भी शॉर्ट आउट देंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर प्लीज़ मेंशन कीजिए कि भाई आपका यूट्यूब चैनल है और जिस नाम से है, तो हम उसको शॉर्ट आउट दें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, धड़ाधड़ कमेंट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स यस, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पास से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत पीछे हैं, उनको सपोर्ट मिले तो अच्छी बात है हर जगह पर। जिस तरह भी हमने लास्ट टाइम आमिर चिनोटी वालों के साथ हमने किया था लाइव सेशन, स्पोकी टेल्स, द स्पोकी टेल्स और स्पोकी हॉन्टेड टेल्स, तो वो हमने उनके चैनल पर जाकर हमने लाइव सेशन किया था, देखिएगा ज़रूर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मुमताज़ आलम साहब हैं और आमिर चिनोटी साहब हैं, तो उन्होंने हमें लाइव सेशन पे लिया। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। मुमताज़ आलम साहब बहुत सीनियर मोस्ट आदमी हैं और आमिर चिनोटी भाई हमारे बहुत अच्छे, इन्होंने हमें देखना शुरू किया था आशी डेली ब्लॉग से, फिर हमारे जिन स्टोरी से देखते हुए इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तो और बहुत अच्छी, बहुत जल्दी, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वी डोंट माइंड अगर हम लोग आप लोगों के साथ भी कोलैब करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप लोगों की स्टोरीज़ को हम अपने चैनल पर अगर शाया करते हैं, अपने चैनल पर लेके आते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। खैर, लेकिन हमें अपने कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके चैनल को शॉर्ट आउट चाहिए और आप लोग काम कर रहे हैं तो हम आपको किस तरह मदद कर सकते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मेरे ख्याल से हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। और यस, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए वो ट्रस्टेबल नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह अंधा हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आती ये चीज़ें, मेरी थर्ड आई ओपन नहीं है, मुझे चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन ना नज़र आते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अब से फील करने लगा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग, मैं ख़ुद पर्सनली इन स्टोरीज़ के बाद बहुत दफ़ा हिट हुआ, और उसके बाद हिट मींस नुकसान हुआ मुझे। तो उसके बाद से मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि वाकई ये चीज़ें आपके साथ, आपकी सराउंडिंग्स हैं तो सही, अगर कोई कहता है कि नहीं है वो गलत है तो सही, लेकिन नज़र नहीं आती है मेरे जैसे लोगों को। तो वो एक तो प्लीज़ इस चीज़ की डिमांड भी ना करें कि मुझे नज़र आ जाए। हाँ, अल्लाह आप लोगों को बचाए, अल्लाह हम सबको ऐसी चीज़ों से बचाए, क्योंकि इन चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक चीज़ को देख सकते हो तो उससे आप लड़ सकते हो, जो चीज़ को आप देख ही दुश्मन से बचाए, गैबी दुश्मन से बचाए, बिल्कुल ये दुआएं हैं। तो गैबी हो या ज़ाहिरी हो, इन सब दुश्मनों से अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और रही बात ये कि इस चीज़ की डिमांड भी नहीं मत कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग थे बात पे, उस बात पे वापस आते हैं। इस चीज़ की डिमांड भी ना करें कि हमें ये चीज़ नज़र आए, इसका शौक़ भी ना रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके गले में जब पड़ जाती हैं तो फिर उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। यस, अब आपसे लेंगे इजाज़त, और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक वीडियो देख लिया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और कमेंट्स दबा के करते हुए जाइएगा कि भाई स्टोरी में कैसा, क्या पार्ट, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से फ़िलहाल तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आप नेक्स्ट वीक। सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।